दोस्तों, ये कहानी कोई सिंड्रेला की कहानी तो नहीं है, मगर है बहुत मजेदार। एक जंगल में एक शादीशुदा कपल अपने फार्म हाउस में रहा करते थे। वे अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे, मगर उन्हें सिर्फ एक ही बात का गम था कि उनकी कोई औलाद नहीं है। उनके फार्म हाउस के बाजू में बहुत सारे फलों के बगीचे थे। एक बार उस औरत का पति कुछ जरूरी काम से शहर जाता है और अपने पत्नी को कहता है कि मुझे वापस आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। अपनी पत्नी को बाय बाय कहकर वह शहर की तरफ निकल जाता है। अपने पति के जाने के बाद वह औरत अपने घर के आसपास बने फलों के बगीचे में जाकर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेब चुनकर लेकर आती है। जब वह घर आती है तो उन्हें टेबल पर रखकर थक जाने की वजह से सोफे पर लेट जाती है और उसे वहां नींद आ जाती है। जब वह औरत सो रही होती है तब टोकरी में रखे सेबों में से एक सेब चमकने लगता है और उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और उसमें से एक बहुत ही सुंदर और प्यारी छोटी सी परी बाहर आ जाती है। उसमें से निकल रही रोशनी की वजह से औरत भी जग जाती है और नन्ही सी परी को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होती है। नन्ही परी उस औरत के पास जाकर कहती है कि मैं परी लोक से आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर उस औरत को बहुत खुशी होती है और वह अब साथ ही रहने लगते हैं। अब औरत जहां भी जाती है नन्ही परी उसके साथ साथ जाती है और उस औरत की छोटी मोटी परेशानियों को अपनी जादुई ताकत से चुटकियों में हल कर देती है। उस नन्ही परी के आने से उस औरत को जो औलाद की कमी होती थी वह अब नहीं होती है। एक दिन जब वह औरत अपने घर में सो रही होती है तब नन्ही परी बाहर टहलने के लिए चली जाती है, मगर अपनी छड़ी घर में ही भूल जाती है। जब वह नन्ही परी बगीचे में टहल रही होती है तब वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और उस नन्ही सी परी को पकड़कर अपने साथ अपने भूतिया घर में लेकर चली जाती है। चुड़ैल नन्ही परी से कहती है कि इतनी प्यारी और छोटी सी परी मैंने आज तक नहीं देखी है, तुम खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी, मैं आज रात को तुम्हें खाऊंगी, मजा आएगा। जब वह औरत नींद से जागती है तब नन्ही परी को अपने आसपास ना देखकर उसे ढूंढने लगती है, मगर नन्ही परी उसे घर में नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते उस औरत की नज़र नन्ही परी की छड़ी पर पड़ती है तो वह सोचती है कि अगर छड़ी यहाँ है तो नन्ही परी कहाँ होगी। उस औरत को पता होता है कि यह छड़ी जादुई है, इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं या जान सकते हैं, इसलिए वह तो जादुई छड़ी से पूछती है कि नन्ही परी कहाँ है। जादुई छड़ी नन्ही परी के साथ क्या हुआ और वह कहाँ है, सारा चित्र उस औरत की नजरों के सामने ला देती है। नन्ही परी की ऐसी हालत देखकर उस औरत को बहुत दुख होता है। वह तुरंत जादुई छड़ी को कहती है कि मुझे उस चुड़ैल के घर में पहुंचा दो। जादुई छड़ी तुरंत उस औरत को चुड़ैल के घर में ले जाती है। वहां पर चुड़ैल परी को खाने की तैयारी ही कर रही होती है कि औरत छड़ी से जादू करके चुड़ैल को बंदर बना देती है। नन्ही परी को छुड़ाकर औरत वह छड़ी नन्ही परी को दे देती है और परी को लेकर अपने घर लौट आती है। औरत ने नन्ही परी को बचाया, इसलिए नन्ही परी औरत को वरदान देती है कि अगले साल तक तुम माँ का सुख पा सकोगी। और इसके बाद नन्ही परी और वह कपल साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। किशनपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया श्याम और उसकी पत्नी राधा बड़ी मेहनती थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। उनके 3 बच्चे भी बड़े प्यारे और समझदार थे, लेकिन उन्हें आचार विचार और शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती थी। श्याम और राधा हमेशा खुश रहते थे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उनके दिल में एक अधूरी इच्छा थी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें समृद्धि का जीवन मिले। एक दिन श्याम जंगल से लकड़ी लेने के लिए गया। लकड़ी लेकर वो वहां से जा ही रहा था कि उसे एक आदमी, जो कि बहुत प्यासा था, पर वह कोई आम आदमी नहीं था, वह एक साधु बाबा थे। आसपास कोई नदी या पानी की व्यवस्था नहीं थी। श्याम बाबा के पास जाता है। बाबा ने श्याम से कहा, बेटा, अगर तू मुझे पीने के लिए पानी लाकर दे दे तो मैं तेरे गरीब जीवन को खुशहाल जीवन में बदल दूंगा। श्याम ने बिना सोचे समझे अपने लकड़ी को रखकर पानी की तलाश में चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। उसने नदी से पानी लिया और वहां से चल पड़ा। उसने बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर अपनी प्यास को पूरा किया और उन्हें ऐसा लगा कि उनमें अचानक जान आ गई हो। श्याम ने बाबा से पूछा, बाबा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, बेटा, मैं अपनी साधना पूरी करके पास वाले गांव में जा रहा था। बाबा ने श्याम को धन्यवाद करा और उसे एक बर्तन दिया। बाबा ने कहा, बेटा, तुम इस बर्तन से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। श्याम बर्तन लेकर अपनी लकड़ी उठाकर वहां से चला जाता है। घर जाकर उसने अपने परिवार को पूरी कहानी बताई। फिर श्याम उस बर्तन को नीचे रखता है और कहता है, मुझे एक साइकिल चाहिए। श्याम के कहने के बाद अचानक एक साइकिल वहां आ जाती है। फिर उसने बर्तन से कुछ पैसे मांगे। श्याम के कहने के तत्पश्चात उसके सामने पैसे आ गए। धीरे धीरे श्याम एक बड़ा आदमी बन गया। उसने अपनी सारी जरूरतों को पूरा भी कर लिया और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलाई।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी जिंदगी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें जिंदगी में हर स्थिति से गुजरना पड़ता है। नया गाउन का जादू। कृष्णा नगर कॉलोनी में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में कामिनी और सरिता नाम की दो जेठानी देवरानी रहती थी। दोनों की एक एक बेटी थी। सरिता की बेटी का नाम था रूपल और कामिनी की बेटी का नाम था सपना। कामिनी की बेटी सपना दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सरिता की बेटी रूपल का रंग सांवला था और चेहरे पर कई दाग धब्बे थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। सरिता के पति किशोर की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाया करते थे, लेकिन सरिता ने अपनी बेटी रूपल को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सरिता का सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसल गया और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। माँ सरिता की मौत की खबर सुनकर रूपल बुरी तरह रोने लगी। माँ, आप मुझे इस तरह छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। रूपल को रोता देख कामिनी गुस्से से बोली। चुप कर मनहूस, इस तरह रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। अब तेरी माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक तो पहले से इस घर में पैसों की इतनी तंगी है, ऊपर से अब तेरा खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ। ये कहते हुए कामिनी रूपल को कोसने लगी। फिर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद रूपल घर आकर अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर कामिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब कब तक अपनी मरी हुई माँ का मातम मनाती रहेगी? जा रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ कर, सुबह से गंदे पड़े हुए हैं और घर की साफ सफाई भी करनी है। पर ताई जी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। खाना खाने के समय तो 4 जनों का खाना अकेले खा जाती है, कामचोर कहीं की। चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर, समझी? ज्यादा जुबान चलाएगी तो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी की बात सुनकर रूपल डर कर जैसे तैसे घर की सफाई करने लगी। उसके बाद झूठे बर्तन धोए। फिर थक हार कर रूपल जैसे ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, इतने में वहाँ कामिनी आ पहुँची और गुस्से से बोली। अच्छा, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं। चल जल्दी से उठ और जाकर सपना बेटी के लिए खाना गरम कर, वो स्कूल से आती ही होगी। ताई जी, मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। 1 हफ्ते से मैं स्कूल नहीं गई। बढ़िया है स्कूल जाने वाली। तेरे स्कूल चले जाने के बाद क्या तेरी मरी हुई माँ घर का काम करने आएगी? जा और जाकर खाना गरम कर। रूपल रोते हुए किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी, लेकिन गैस की आंच तेज होने की वजह से सारा खाना जल गया। तभी वहाँ कामिनी गुस्से से चिल्लाती हुई आई और बोली। सत्यानाश हो तेरा, मुझे पता है तू मेरी बेटी से बहुत जलती है। तूने जानबूझकर खाना चलाया है ना? नहीं ताई जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे सब पता है, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी स्कूल से आकर खाना ना खा पाए। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, एक दिन भूखी रहेगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मॉम, आपको पता है हमारी कॉलोनी में अगले हफ्ते ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही साथ उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा। मॉम, मुझे फैशन कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। पूरी कॉलोनी में तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। मॉम, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे ब्रांडेड और सबसे महंगा गाउन चाहिए। मैं पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी राजकुमारी बिटिया, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड गाउन खरीद कर दूंगी। दूर खड़ी रूपल उन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्यूटी कंपटीशन की बात सुनकर रूपल से रहा नहीं गया और वो कामिनी से बोली। ताई जी, मैं भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सस्ता सा गाउन दिला देंगी? शक्ल देखी तूने कभी आईने में अपनी? मनहूस कहीं की। तू अपना ये मनहूस चेहरा लेकर कंपटीशन में अगर जाएगी तो मेरी बेटी कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएगी। इसलिए उस दिन तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? कामिनी की कड़वी बातें सुनकर रूपल दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी। क्यों ना मैं अपने हाथों से ही एक गाउन सिल लूं।
बक्से में माँ की गुलाबी साड़ी रखी है, उसी साड़ी से मैं अपने लिए गाउन तैयार करूँगी। ऐसा सोचकर रूपल ने माँ की पुरानी सिलाई मशीन से दिन रात एक कर अपने लिए बहुत ही सुंदर गाउन सिलकर तैयार कर लिया। तभी सपना उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर गाउन देखकर ईर्ष्या से जलते हुए बोली, अरे इसका गाउन तो मेरे गाउन से भी ज्यादा सुंदर है। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्यूटी कंपटीशन जीत जाएगी। ऐसा सोचकर सपना रात को रूपल के सो जाने के बाद चोरी छुपे उसके कमरे में गई और उसका गाउन चुराकर एक खाली स्थान में ले जाकर जला दिया। जब अगली सुबह रूपल सोकर उठी तो उसने देखा उसका गाउन कमरे में नहीं है। वो घबराते हुए गाउन को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ सपना आई और बोली, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? दरअसल मेरा गाउन कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से सिलकर तैयार किया था। तुमने कहीं मेरा गाउन देखा क्या? अच्छा, वो गाउन वो गाउन तो मैंने जला दिया। तुम मेरी बराबरी करने चली थी ना? अब देखती हूँ तो कैसे बिना गाउन के कंपटीशन में हिस्सा लेती है। सपना की बात सुन रूपल रोते हुए घर से दूर नदी किनारे जाकर बैठ गई। अब मैं क्या करूं? मैंने बड़ी हिम्मत से माँ की साड़ी से अपने लिए गाउन सिला था, लेकिन सपना ने मेरा गाउन जला दिया। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए रूपल रोने लगी। तभी वहाँ से आसमान के रास्ते एक सुंदर परी गुजर रही थी। रूपल के रोने की आवाज सुन परी बोली, बेचारी बहुत दुखी लग रही है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए परी रूपल के पास गई। परी को अपने सामने देखकर रूपल चौंक गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आप परी ही है ना? हाँ, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। रूपल ने रोते हुए परी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर परी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादुई गाउन देती हूँ। इस गाउन के जादू से तुम ब्यूटी कंपटीशन अवश्य जीत पाओगी। रूपल परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी जादुई गाउन लेकर घर लौट आई। जैसे ही उसने गाउन पहनकर देखा, वो परी की तरह खूबसूरत बन गई कि तभी सपना उसके कमरे में आ गई और रूपल को इतना सुंदर गाउन पहने हुए देख बोली, अरे रूपल, तुम इतना सुंदर गाउन कहाँ से लेकर आई? ये गाउन मुझे एक परी ने दिया है। रूपल की बात सुन सपना ईर्ष्या से मन ही मन जलते हुए बोली, क्यों ना मैं इस गाउन को चुरा लूं? मैं इस रूपल की बच्ची को किसी भी कीमत में कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर सपना ने मौका पाकर जादुई गाउन चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उस गाउन को पहनकर देखने लगी। अब तो मैं ही विनर बनूंगी और 1 लाख रुपए भी मेरे होंगे। ये कहते हुए सपना बहुत खुश हो रही थी, लेकिन गाउन पहनते ही सपना एक बदसूरत लड़की में बदल गई। अपनी ऐसी हालत देख सपना जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं काली कैसे हो गई? अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? ये कहते हुए सपना रोई जा रही थी। तभी जादुई गाउन में से आवाज आई, ये तुम्हारे किए की सजा है दुष्ट लड़की। तुमने बेचारी रूपल पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए तुम सदा अब ऐसे ही रहोगी। ये सुन सपना ने घबराकर जादुई गाउन को उतार फेंका और अपने किए पर पछताने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपल जादुई गाउन के जादू से ब्यूटी कंपटीशन जीत गई। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहता था एक सीधा साधा रामू नाम का गरीब किसान। वह बहुत ही गरीब था। उन बेचारों को कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था, जबकि वह दिन भर मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही उसके साथ रहती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारा रामू खेत में खेती कर रहा था। तभी अचानक उसका जो पैर था वह एक जोर से किसी धातु से टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामू चौंक के घबरा गया। बोला, अरे ये क्या? उसने खोद कर निकाला तो वहां पत्थर का मटका निकला। खाली मटका और फूटी किस्मत। रामू सोचने लगा कि आखिर इसका मैं क्या करूंगा। उसने यह सोचकर मटका सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। उसे रखकर रामू अपना खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। भूखा थका रामू अचानक मटके में देखता है तो यह क्या? मटका सेब से भरा था। उसने सोचा कि अरे इस खाली मटके में सेब कौन भर गया? खैर, ज्यादा न सोचते हुए रामू सेब निकाल कर खाने लगा और फिर मटका रख दिया।
वह अभी सेब खा ही रहा था कि तभी एक और सेब मटके में गिर जाता, फिर से पूरा मटका सेब से भर जाता है। घबराया रामू पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं, बल्कि निश्चित ही कोई जादुई मटका है। फिर कुछ विचार करके रामू मटके को लेकर अपने घर आ जाता है। पत्नी पूछती है तो घर आकर रामू उसे जादुई मटके के बारे में बताता है। पत्नी रामू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और यह साबित करने को कहती है। यह सुन रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई मटके में डाल देता है और देखते ही देखते मटका चावल से भर गया था। पत्नी आश्चर्य से रामू को देखने लगी और खुश होकर रात का खाना खाया और सो गए। अगली सुबह रामू उस मटके में कुछ सब्जियां डालता और सब्जियां निकालकर बाजार में बेचने का सोचता है। अब तो रोज ही ऐसा होता और फिर रामू मेहनत करके धन कमाया और बड़ा सा घर बनवा लेता है। गांव के सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया, क्या उसके हाथ कुछ लग गया है। गांव में खूब माहिर 2 चोर थे और एक दिन इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर छुप के देखने लगे। उन्होंने देखा कि रामू मटके में एक सब्जी डालता तो जादुई मटका बहुत सी सब्जी से पूरा भर जाता। दोनों चोर बहुत खुश होते हुए चोरी करने की योजना बनाते हैं। चोर योजना के अनुसार आधी रात के समय रामू के घर घुस गए और वह रखा जादुई मटका चोरी करके अपने घर आ गए। एक चोर जादुई मटके को परखने के लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्कों में बदल गए। लालच बुरी बला। दोनों एक दूसरे से जादुई मटका छीनने लगे और झगड़े में दोनों के हाथों से जादुई मटका गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार जादुई मटका ना पहला चोर का हुआ और ना ही दूसरे चोर का। दोनों हाथ धो बैठे। एक बार एक छोटे से गांव में एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि गांव के सभी लोग रोज उसके पास खाने जाते थे। उसके समोसे ने उसे गांव में प्रसिद्ध बना दिया था। वह समोसे वाला बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके दिन की शुरुआत बच्चों को समोसे खिलाने से शुरू होती थी। वह हमेशा मुस्कान और प्रेम से बच्चों को समोसे देता था। उसकी मिठास और ईमानदारी के कारण लोग उसे प्यार से समोसे चाचा कहते थे। एक दिन गांव के दूसरे बड़े दुकानदार ने देखा कि समोसे चाचा की दुकान में इतनी भीड़ आती है और उनके बिक्री में इतनी वृद्धि होती है। उसने देखा कि वह अपने समोसे की अच्छी गुणवत्ता और आदर्श ग्राहक सेवा के कारण लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। इससे वह दुखी हो गया और उसने चालाकी से सोचा कि उसे समोसे चाचा को चकरा देना होगा। उसने समोसे चाचा को झूठ बोलकर एक बुरा सा विचार दिया। उसने गांव के लोगों को भ्रमित करके कहा कि समोसे चाचा का सामान अब बिल्कुल गंदा हो गया है और वे अब उसके समोसे खरीदने से बचें। लोग इस बात को सच मान गए और उसकी दुकान पर जाने से बचे। यह झूठी खबर फैलाकर दूसरा दुकानदार बहुत खुश होता था तथा चाचा की दुकान ठप हो गई थी। लेकिन वहां के बच्चों ने समोसे चाचा की दुकान से समोसे लेना नहीं छोड़ा। चाचा इसलिए दुखी थे कि सभी गांव वाले दूसरे दुकानदार की बातों में आकर मेरी दुकान से समोसे नहीं ले रहे। समोसे चाचा ने सब कुछ खो दिया। उसकी दुकान अब सूनी रह गई। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और नाराज भी नहीं हुआ। उसने खुद को साबित किया कि उसका ईमानदारी और मेहनत से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। धीरे धीरे समय बीता और लोगों ने देखा कि दूसरे दुकानदार के समोसे में कुछ खास नहीं था। उसकी समोसे की गुणवत्ता खराब थी और उसकी सेवा भी खराब थी। इससे लोगों ने समझ लिया कि वे धोखे में आ गए थे। वे फिर से समोसे चाचा के पास लौटे और उन्हें माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकारते हैं। समोसे चाचा ने उन्हें खुशी खुशी माफ कर दिया और कहा कि इन्होंने सिर्फ एक चुनौती पेश की थी, जिसके माध्यम से वह देखना चाहते थे कि लोग ईमानदारी और सच में किसके साथ हैं। सीतापुर नामक एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अनाथ था, लेकिन उसकी खुशियां उसके गांव के लोगों के साथ रहने में थीं। एक दिन राजू को नया एक पंखा मिला। वह एक दिन खेत में काम करते समय पंखा चला रहा था जब उसके आंखों में कुछ चीज गिर गई। वह अपनी आंखें मल रहा था, लेकिन उसकी परेशानी और बढ़ रही थी। देर रात जब उसकी आंखें जल रही थीं, एक गांव की दादी माँ उसके पास आईं। उसने दादी माँ को बताया कि उसकी आंखों में कोई चीज गिर गई है और उसे दर्द हो रहा है। दादी माँ ने उसकी आंखें अच्छे से देखी। दादी माँ ने राजू से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कितने गुस्से में हो।
ये तुम्हारी आंखों का आई फ्लू है। तुम्हें धूल और धुएं से बचना चाहिए। राजू ने दादी माँ की बात का ध्यान रखा और उसने धूल और धुएं के इस्तेमाल को कम कर दिया। अगले दिन राजू अपने खेत पर जा रहा था। उसने देखा कि गांव वालों की आंखें उसकी आंखों की तरह लाल हैं। राजू बहुत चिंतित हो उठा। उसने मन ही मन में सोचा कि कल तक तो सिर्फ मेरी आंखें लाल थीं, आज सब गांव वालों की आंखें बिल्कुल मेरी तरह हो गई हैं। राजू ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम सभी को मुखिया जी के पास चलना चाहिए। गांव वाले राजू की बात से सहमत हुए और सब मुखिया के पास जाने लगे। मुखिया जी गांव वालों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें छोड़कर सबकी आंखें लाल हैं। गांव वालों ने अपनी परेशानी मुखिया जी को बताई। मुखिया ने कुछ देर सोचने के बाद कुछ चश्मों का इंतजाम किया और सभी गांव वालों को एक एक चश्मा दे दिया। मुखिया ने कहा, आप सभी लोग चश्मे का इस्तेमाल करो और अपनी आंखों को धूल के कणों से बचाए रखो। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गांव वालों ने मुखिया की कहने का पालन किया और 2-3 दिन बाद ही सबकी आंखें ठीक होने लगी। गांव वालों ने मुखिया का धन्यवाद करा। मुखिया जी भी गांव वालों की पहले जैसी आंखें देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए और उस परेशानी का सामना करना चाहिए। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गईं। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। जिसे बिल्ली दी गई उसे साथ में एक गाय भी दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों से सभी लोग परेशान थे, अतः जब बिल्लियां बंट रही थीं तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। इस अवसर पर तेनालीरामन भी एक कतार में खड़ेढ़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसने गर्मागर्म एक कटोरा दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह बुरी तरह जल गया। इसके बाद बिल्ली के आगे जब दूध रखा जाता, चाहे वह ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहां से भाग खड़ी होती। गाय का सारा दूध अब तेनालीराम व उसके परिवार के अन्य सदस्य ही पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसमें चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 महीने बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। गाय का दूध पी पीकर सभी की बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थीं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूखकर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने बिल्ली का यह क्या हाल बना दिया है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूं। अब यह दूध पीती ही नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती। मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं। परंतु महाराज, यही सच है, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। तेनालीराम शांत भाव से बोला, मुझे मंजूर है। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध का भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए, अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तेनालीराम ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूं। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गई बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। वह उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुंह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वे तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्लियों से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और बोले,
तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा करता हूं कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता नहीं करोगे। एक गांव में रहने वाले दो बच्चे थे, मोटू और गोलू। दोनों की दोस्ती बहुत मजेदार थी और वे हमेशा साथ में खेलते रहते थे। एक दिन वे एक जंगल में खेलने चले गए। जंगल के अंदर घूमते घूमते वे अपने घर के रास्ते भूल गए। बच्चों को वापस घर लौटने के लिए रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो गया। वे अकेले और डरे हुए महसूस करने लगे। उन्हें बाहरी आवाजें और अनजाने धब्बे भी सुनाई देने लगे। मोटू ने अपने दोस्त की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, गोलू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोस्त हैं और दोस्त अकेले कभी नहीं होते। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और हम एक साथ हर मुश्किल से निपट सकते हैं। गोलू ने मोटू के शब्दों से साहस बढ़ाया और उसने भी मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हाँ मोटू, तू सही कह रहा है। हम दोनों मिलकर घर वापस जरूर पहुंचेंगे। दोनों बच्चे मिलकर एक साथ रास्ता ढूंढने लगे और अंत में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया। जैसे ही वे अपने घर के बाहर पहुंचे, उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें गले लगाया। इस घटना से मोटू और गोलू ने एक बड़ा सबक सीखा। दोस्ती में साथ रहना, एक दूसरे के साथ हर समस्या का सामना करना महत्वपूर्ण है। जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने दिखाया कि एक दूसरे के साथी के रूप में उन्हें हमेशा सहायता मिलेगी और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।